Now integrated rate law expression method to determine the order of reaction. तो आपसे कहते हैं कि ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते थे माइनस डी ए डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन is equal to k dt, and minus can be taken to this other side, so minus k dt, and then you can apply limits from a naught to a and 0 to t. अगर ये वैल्यू 0 होती, अब आप देखो आपके पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। If n is 0 तो a raised to power 0 हो जाता। If n is 1 तो a raised to power 1, और if n is 2 तो a raised to power 2, कुछ भी आ सकता था। अब हमें ऑर्डर नहीं पता था, इसका मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें मैंने कहा था आप 0 ऑर्डर पे भी वैल्यूज डालो, फर्स्ट पे भी डालो, जिसमें k सेम आता है, इसका मतलब वही उस रिएक्शन का क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब हमने n 0 लिया होता अगर, तो k का फॉर्मूला बनता a नॉट माइनस a अपॉन t। यहां आपके पास बनता k इज इक्वल टू 2.303 बाई t लॉग ऑफ a नॉट बाय a, और यहां आपके पास k क्या बनता, यहां a रेज टू पावर 2 है, a रेज टू पावर 2 की इंटीग्रेशन क्या बनती 1 बाय t 1 बाय a माइनस 1 बाय a नॉट, ये बन जाता। चेक कर लो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, ठीक आ गया। इट मींस आप 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी में भी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते थे। तो जब आपने कहा कि अगर एक बार हमें इंटीग्रेशन समझ आ गई तो हम इस इंटीग्रेशन के बाद जो भी वैल्यूज हैं हमें तो लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट ही तो करना है। अगर इंटीग्रेट करते करते बार बार इंटीग्रेशन सेम आंसर आ ही जाएगा, तो वही उसका क्या डिफाइन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फ्रॉम द रेगुलर, यानी आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करोगे, हर बार जब आपने एक्सपेरिमेंट किया और k की वैल्यू एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में फिट की, जहां पे k की वैल्यू सेम आती जाएगी, वो आपका क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन में आपने क्या प्लॉट किए थे, वो ग्राफ प्लॉट किए थे, इसकी पूरी डेरिवेशन, इनके फॉर्मूलाज आप पहले से कर चुके थे। आपके सिलेबस में 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स है, सेकंड ऑर्डर पे कुछ ज्यादा काम करने को आपको नहीं दिया गया, यानी आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स उसमें से नहीं आते। तो ये हमारे पास था इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी हाउ वी कैन यूज दिस मेथड फॉर गेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, जैसे आज आपने न्यूमेरिकल किया था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पुट करते जाएंगे, k कैलकुलेट होता जाएगा, जिस फॉर्मूला से k रेगुलरली सेम आता जाएगा वो उस रिएक्शन का क्या बनेगा, ऑर्डर। नेक्स्ट मेथड आपके पास है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। भैया देखो, चेक कर लो। तो नेक्स्ट इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड। अब किसी का ऑर्डर निकालने के लिए आप हाफ लाइफ को भी यूज कर सकते हो। वी कैन यूज टी हाफ फॉर गेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
यहाँ हम कहते हैं कि हाफ लाइफ जो होती है टी हाफ, it is always proportional to initial concentration raised to power 1 minus order. तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस यूज करने के बाद हमें ये समझ आ गया था कि हाफ लाइफ पीरियड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू a नॉट रेज्ड टू पावर 1 minus n, where n is order of reaction. तो n आपके पास कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शनल एटसेट्रा। हम इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपके पास टी हाफ वर्सेस ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो आप कहते हो इट इज गोइंग टू बी जीरो ऑर्डर। अगर टी हाफ वर्सेस ए नॉट इंडिपेंडेंट आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। एंड इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अगर हाफ लाइफ कम हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर, अगर हाफ लाइफ बढ़ने लग जाए तो जीरो ऑर्डर, और अगर हाफ लाइफ को कोई फर्क ना पड़े तो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब मैथमेटिकली क्या करना है बेटे, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2, यानी दो हाफ लाइफ्स आपने दी, यानी दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, दो हाफ लाइफ्स। इनिशियल कंसंट्रेशन 1, इनिशियल कंसंट्रेशन 2, और रेज टू पावर क्या है 1 minus n। अगर हमें दो हाफ लाइफ्स और दो कंसंट्रेशन गिवन हो तो आप क्या निकाल सकते हो ऑर्डर। आप कहोगे इफ two half lives determined at two different initial concentrations, yeah, with two different concentrations, initially then order of reaction can be known। तो आप इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। यानी अगर आपके पास दो डिफरेंट हाफ लाइफ्स हो, दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस हो, तो दो हाफ लाइफ्स, दो कंसंट्रेशंस, और आपको क्या निकालना है, यू वांट टू कैलकुलेट ऑर्डर, तो आप ऑर्डर निकाल सकते थे। यू कैन डू दैट। करके देखिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। कैलकुलेट order of reaction if half life is 10 minutes when we start with 100 millimeter of mercury pressure of reactant, and half life becomes 20 minutes when we start with 50 millimeter of mercury pressure। To calculate order of reaction, अगर आपकी हाफ लाइफ 10 मिनट्स होती है विद 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 20 मिनट्स हो जाती है विद 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी,
Can we calculate the order of reaction? फॉर्मूला आपके पास है T half 1 divided by T half 2 A1। अब A की जगह पे मुझे प्रेशर लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रेशर की वैल्यूज गिवन है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ 10 है हाफ लाइफ, फिर हाफ लाइफ हो गई 20, प्रेशर था 100 एंड देन 50। Raised to power we are having 1 minus n. It is 1 by 2 is equal to 2 by 1 raised to power 1 minus n. So 1 by 2 is equal to 1 by 2 n minus 1 कर दो, राइट? तो अब तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो इसका मतलब n minus 1 is equal to 1। तो n क्या आ जाएगा? 2। तो रिएक्शन आ गई सेकेंड ऑर्डर। समझ आया? तो अगर आपको 2 हाफ लाइफ्स दे दे और 2 प्रेशर वैल्यूज दे दें तो आप बड़े आराम से ऑर्डर डिटरमिन कर सकते थे। अगर बाई चांस बेस से हमने बराबर ना आ रहे हो तो लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है? फिर लॉग लेके वहां से हाफ वो आ जाएगा ऑर्डर, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑर्डर में तो डायरेक्ट नहीं आएगा ना, ये तो सिंपल ऑर्डर आएगा, फिर तो आपका बेस सेम हो जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास था नेक्स्ट मेथड जो हाफ लाइफ पीरियड मेथड। लास्ट मेथड मैंने आपको कहा था यूनिट्स ऑफ के। तो नेक्स्ट मेथड वी हैव इज यूनिट्स ऑफ के can tell about order of reaction. अब K के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? फॉर्मूला था मोल पर लीटर raised to power 1 minus order time inverse। ये हमारे पास फॉर्मूला है। वो आपसे कहते हैं कि अगर हम K की वैल्यू दे दें और K की यूनिट्स दिए हो तो क्या आप ऑर्डर निकाल पाओगे? Yes, ma'am. है ना? आपके पास एक फॉर्मूला है और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर हम आपको K की वैल्यू ही दे दें और फिर कहें कि ऑर्डर निकालो तो निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, K इज 0.03 मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। चलो ऐसा करते हैं, मोल इनवर्स है माइनस 2। अगर ये दे दिया तो यूनिट्स ऑफ K मैंने दे दिए, व्हाट इज द ऑर्डर? ये आपका क्वेश्चन बन गया। कितना है? If K is 0.6 into 10 raised to power minus 4 second inverse, so what is the order? First order? Mole per liter per second. What is the order? Zero. और ऐसे अगर मान लो ये कहा जाए K is 3.5 10 raised to power minus 2
मोल रेज टू पावर माइनस हाफ, लीटर रेज टू पावर हाफ, सेकेंड इनवर्स. व्हाट इज द ऑर्डर? 3/2. हाँ ठीक है, 4 वैल्यूज आपके पास दे दी मैंने. आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि चारों में से किसका ऑर्डर 1 है या किसका ऑर्डर 3 है या किसका ऑर्डर 2 है. तो आपको यूनिट्स ऑफ के पूरा हिंट दे सकती है अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो हमने ऑर्डर निकालना था, क्या किया? मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, और इसके सामने वो लिख दिया जो आपको दिया हुआ है, मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स तो हमेशा ही कट जाएगा. इसका मतलब ये बच रहा है मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू पावर माइनस 2. ये बच रहा है. देखो तो 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2 और 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2, तो n क्या आ जाएगा? तो n की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली 3. ऐसे तो हर बार आपको इस तरह से कंपेयर करते जाना है और आंसर निकालते जाना. हो जाएगा. यहाँ पे ऑर्डर आएगा 1, here you will get 0, और यहाँ आपके पास आ रहा है 3/2. तो that is about the methods to determine order of reaction in various cases. तो आपको डिफरेंट एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं. आप उन सब क्वेश्चंस में ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मॉलिक्यूलरिटी. हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. समझ आ गया सबको प्लस 2 क्लास? हाँ जी बेटा. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी. बेटा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? तो हम कहते हैं इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स participating in a collision. The number of particles participating in a collision is called molecularity. यानी किसी भी collision में कितने particles हैं जो आपस में टकरा रहे हों. जैसे A और B आपस में कोलाइड कर गए. जब A और B आपस में कोलाइड करते हैं तो हम कहेंगे चाहे प्रोडक्ट बने या ना बने, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस कोलिजन इज 1 और 2. तो मॉलिक्यूलरिटी इज गोइंग टू बी 2. यानी ये एक बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन है. अब कोलिजन कोई भी हो, उसकी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. बताओ हो सकती? तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, क्या क्या नहीं हो सकती? तो हम कहेंगे 0 तो नहीं हो सकती. समझ आ ही रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. आधा एटम तो कोई चीज होती ही नहीं ना. हाफ एटम नाम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती. मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 कैन नॉट बी मोर देन 3. मोर देन 3 तो हो ही नहीं सकता. सोचो कैसे? 3 से ज्यादा पार्टिकल्स का आपस में एक साथ टकरा जाने के चांस कितने होते हैं? मान लो मैंने 3 पार्टिकल्स दिए,
मैंने आपसे कहा इन तीनों को साइमल्टेनियसली कोलाइड करना है, एक साथ एक पॉइंट पे एक ही मोमेंट पे तीनों टकराने चाहिए विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैप। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि दो पहले तीन तभी एक साथ इसी पॉइंट पे टकराएंगे जब तीनों एक ही स्पीड पे चले, तीनों की काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम बिल्कुल सेम हो, तीनों को बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी तो ऑलमोस्ट निल है। होता क्या है, जब भी कोई टक्कर होती है दो लोग टकरा जाते हैं, तीसरा बीच में बाद में 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड बाद टकरा सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तीनों ही टकरा गए। तो अगर आप इसे स्लो मोशन में देखो तो यू विल फाइंड कि दो चीजें पहले टकराती हैं और तीसरा हमेशा बाद में आके उससे टकराएगा। तो कहते हैं साइमल्टेनियसली 3 पार्टिकल कोलिजन, इट्स गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी वैल्यू नियरली 0। तो मैथमेटिक्स कहता है इस बात के ऐसी मॉलिक्यूलरिटी होने की प्रोबेबिलिटी नियरली 0 है। तो जब तीन ही नहीं टकरा पाते एक साथ तो मोर देन 3 तो हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, समझ आया? तो आप किसी भी जगह पे देखते हो जब भी कोई कोलिजन होता है, कोलिजन हमेशा या तो बाइमॉलिक्यूलर होता है या फिर यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है। यूनिमॉलिक्यूलर कोलिजन मतलब आपने देखा होगा एक्सीडेंट एक ही गाड़ी का अपने आप हो गया। कैसे? बहुत तेज स्पीड से आ रही थी, पलट गई, बहुत स्पीड से चल रहे थे, सड़क के साइड से टकराए, टूट गई, पेड़ से टकरा गए। यानी आपके पास एक चीज बिल्कुल स्टेशनरी खड़ी है, दूसरी मूव करके आ रही है, टक्कर हो सकती है। यानी यूनिमॉलिक्यूलर कोलिजन हो सकते हैं, बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन भी हो सकते हैं, लेकिन 3 और मोर देन 3 के चांसेस रेयर और मोर देन 3 तो होता ही नहीं है। तो यूनिमॉलिक्यूलर कोलिजन्स पॉसिबल कैसे होंगे मैं आपको बता ही दिया। एक मॉलिक्यूल उसने एनर्जी गेन करी, हाई एनर्जी, और फिर ये खुद ही ब्रेक डाउन पे चला गया, शैटर कर गया, टूट गया। तो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल खुद ही टकराते रहते हैं और टूट सकते हैं। अब मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ आई ना इसका एक्सपेरिमेंट से क्या रिलेशनशिप, क्योंकि हमें कभी कोई कोलिजन दिखेगा ही नहीं, ना हमें एटम्स दिखते हैं ना हमें कोलिजन्स दिखेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जब तक हमें ऑर्डर नहीं समझ आया था तब तक हम मॉलिक्यूलरिटी को ही समझते थे। इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूलरिटी इज मीनिंगलेस। उसमें मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास रिएक्शन है 2N2O5, यहाँ चला से हमने लिया NO2 2NO2 प्लस Br2, तो बना NOBr। तो 2NO प्लस Br2 gives 2NOBr, ये मेरा एग्जाम्पल है और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब इसका मैकेनिज्म है। तो इस रिएक्शन को देख के मुझे क्या पता कौन किससे टकराया, क्या 2 NO आपस में टकराए, वो फिर बाद में Br2 से टकराए, या फिर 2 NO और एक Br2 इकट्ठे टकरा गए, या फिर Br2 पहले एनर्जेटिक हुआ, टूट गया, फिर वो NO से टकराया। वी डोंट नो एनीथिंग। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कौन किससे टकरा रहा है इस बात की कोई नॉलेज हमें इस रिएक्शन को देख के नहीं मिलती। अब अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूं तो मैं आपसे कहूंगी कि ये ऐसा है, NO प्लस Br2 gives NOBr2। तो बताओ स्टेप 1 की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 2।
यानी ये दो सबसे पहले आपस में टकराए, उसके बाद क्या हुआ, NOBr2 फिर ये NO से टकराया, तो ये स्टेप 2 था। इसका मतलब आपके पास दो स्टेप्स हैं और दोनों की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग से 2 है। तो अब हम ये कह सकते हैं मैकेनिज्म के हर स्टेप की अपनी अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस है, यानी अगर मान लो रिएक्शन के बैलेंसिंग में आ रहे हैं 5KMnO4 + 2 ऑक्सैलिक एसिड, अब ये थोड़ा ना कि 7 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट मींस वो तो सिर्फ बैलेंसिंग है, इट्स नॉट शोइंग द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, 2 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शनल 0 नेगेटिव नहीं हो सकती, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इस टर्म का कोई मतलब नहीं होता। और मैकेनिज्म के हर स्टेप की अपनी एक अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। किसी भी रिएक्शन को देख के ना तो हम उसका ऑर्डर बता पाते हैं, ना ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो आपसे पूछ सकते थे कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो जनरली वो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कोलिजन थ्योरी। हाँ जी बेटा, कोलिजन थ्योरी यानी सेम जो अभी आपने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी रिएक्शन सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स लीड टू possibility of chemical reaction. अगर कोलिजन्स ना हो तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। All collisions cannot lead to product formation. सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनने देते, ओनली अ वेरी फ्यू लीड टू प्रोडक्ट्स। तो जितने कोलिजन्स वहां होते हैं उतने प्रोडक्ट्स नहीं बनते, बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाते हैं, ठीक है? अब वो कहते हैं मान लो ए और बी आपस में कोलाइड किए, और अगर तो वापस ए बन गया और वापस बी बन गया, कुछ हुआ ही, तो हम कहेंगे इस कोलिजन का नाम रखा गया इनइफेक्टिव कोलिजन, यानी ये इफेक्टिव नहीं है, फायदा नहीं हुआ। और वी कैन से इलास्टिक कोलिजन, यानी जो भी कोलिजन प्रोडक्ट ना बना पाए, जिस कोलिजन से कोई प्रोडक्ट ना बने, उसे हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। अब जिस कोलिजन से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मान लो आपने ये दोनों आपस में टकराए और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन गया, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। यानी सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं जो आपको प्रोडक्ट देते हैं। तो ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स कैन लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन।
effective collisions, that means a collision having activation energy with the reactants and are properly oriented also. यानी ऐसे कोलिजन्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है एंड आर प्रॉपरली ओरिएंटेड, यानी उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होती है, सिर्फ वही प्रोडक्ट बन सकते हैं, अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। मान लो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ना हो तो कोलिजन चाहे लाखों हो जाए, प्रोडक्ट एक भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन करोड़ों के नंबर में कोलाइड करते होंगे, लेकिन एक भी बार NO या NO2 नहीं बनता। रीजन इज उसके लिए जो एक्टिवेशन चाहिए बहुत ज्यादा है, उतनी एक्टिवेशन रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल ही नहीं है, राइट? तो जो कोलिजन प्रोडक्ट दे पाएगा वो होगा इफेक्टिव कोलिजन, और जो कोलिजन प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा उसे हम कहेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव कोलिजन के पास क्या होना चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन should have two things. One is, इसको ओरिएंटेशन की बात कहें तो ओरिएंटेशन प्रॉपर, और सेकेंड आपके पास चाहिए शुड क्रॉस ई थ्रेशहोल्ड बैरियर, यानी इसको अपने उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब तक ये दो चीजें किसी के पास ना हो, वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। देखो जरा, वो आपसे कहते हैं कि जरा ध्यान से सोचो कि ये एक NO2 है, आपके समझाने के लिए देख लो, ये दूसरा NO2 है, और आप चाहते हो कि ये टकराने के बाद N2O4 बन जाए। ये दोनों आपस में टकराए, N2O4 तब बनता है जब इसके पास भी एक्टिवेशन है, इसके पास भी एक्टिवेशन है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सुटेबल है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की तरफ फेस करके टकरा रहा है, तब तो आपने कहा ठीक है प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जरा सोच के देखो, अगर आपका नाइट्रोजन ऐसे एक दूसरे से टकरा रहा होता, तो अगर ये टक्कर हो भी जाती तो भी नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से बॉन्ड नहीं बन सकता था। तो मैं आपसे कहूंगी इसके पास भी एक्टिवेशन है, इसके पास भी एक्टिवेशन है, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो आप क्या कहोगे, क्या चीज मिसिंग है? ओरिएंटेशन मिसिंग है। इसके पास नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो बेटा दोनों चीजें जब तक नहीं है तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता। तो here we have proper orientation, no proper orientation. ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? तो आर्हीनियस थ्योरी में जो कहा गया था वैसा ही कुछ यहाँ पे कहा गया। ये कहते हैं P Z e raised to power minus EA upon RT। तो कोलिजन थ्योरी का जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज Z है हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कितने कोलिजन्स हुए, P
हमारे पास है ओरिएंटेशन फैक्टर, यानी कि इनके पास ओरिएंटेशन फैक्टर था, और e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT है collisions having EA और मोर एनर्जी, यानी वो जिनके पास एक्टिवेशन या उससे ज्यादा एनर्जी है। मान लो 1 लाख कोलिजन हुआ, उसमें से 5000 के पास एक्टिवेशन थी, पर उसमें से भी सिर्फ 2% के पास आगे प्रॉपर ओरिएंटेशन थी। तो बताओ प्रोडक्ट कितने बने? समझ आ गया? तो अब हमें क्या क्या समझ आ गया कि कोलिजन्स इफेक्टिव कब होते हैं? जब उनके पास दोनों चीजें होती हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है बेटे, जब हम टेस्ट देने बैठते हैं तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स उसी के आ सकते हैं जिसके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होती है और प्रॉपर एक्टिवेशन भी। सिर्फ एक चीज से कुछ नहीं होता, राइट? तो कुछ होते हैं बहुत ओरिएंटेड होते हैं, यानी उनके पास ओरिएंटेशन है, सारी तरह की बुक्स हैं, सारी तरह के मतलब अवेलेबिलिटीज हैं, टीचर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास एक्टिवेशन यानी खुद एनर्जी नहीं है काम करने की, तो कुछ नहीं होगा, 0 रिजल्ट्स आएंगे। एक वो है जिनके पास बहुत अच्छी एक्टिवेशन है, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ओरिएंटेशन नहीं है, पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जब तक दोनों का परफेक्ट बैलेंस नहीं मिलता तब तक हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, यानी अच्छे रिजल्ट के लिए दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आया कि P क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर, Z हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी, e raised to power minus EA by RT is the collisions having activation energy, राइट? तो ये फॉर्मूला पहले आपने क्या किया था, इसकी जगह पे A लिखा हुआ था, आर्गेनियस फैक्टर, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ने उस A की जगह पे PZ कर दिया, बस दैट्स द डिफरेंस, राइट? इस पे हमें कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं करने, हमें जो भी करना था बस न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लास्ट जो ग्राफिकल सा क्वेश्चन है हमारे पास, बेटे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सारी रिएक्शंस पर एक जैसा नहीं होता। तो हमने कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो जनरल है, यानी जो 90% लोग हमारी बात मान लेते हैं, हमने अब तक वैसा कुछ पढ़ा है। तो अब आपसे कहना चाहते हैं कि हमें ये समझ आया कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट है वो यही है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट बढ़ता ही है। लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं जिनमें रेट पहले बहुत बढ़ा, लेकिन सडनली इतना बढ़ गया कि इमेजिनेशन से परे था हमारी, हमने सोचा था बढ़ता ही जाएगा, लेकिन कोई एकदम से पॉइंट के बाद ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो ये रिएक्शंस कहलाती है एक्सप्लोसिव रिएक्शंस। तो जो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती है उनमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, यानी आपने किसी बॉम्ब को या पटाखे को थोड़ा सा इग्नाइट किया, पहले वो धीरे धीरे गर्म होता है, फिर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें फट जाता है। तो वो एक्सप्लोजन क्यों हो जाता है? उसका रीजन है उसका रेट एकदम से इतना बढ़ गया है कि अब वो कंट्रोल से बाहर है, सडनली अ ग्रेट राइज, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हमारे जो रिएक्शंस का ग्राफ है वो कुछ और ही है। तो when we say biological reactions, तो रेट टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन जब आप सेंटर में पहुंचे, यानी ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जैसे आपकी बॉडी के लिए कितना है ये 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम। बुखार नहीं है जिसे आप कहते हो,
98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री। तो आप कहते हो आपके पास ये जो 37 टेम्परेचर है ये ऑप्टिमम है, यहाँ तक रेट बढ़ता रहता है। फिर इसके बाद जैसे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शंस, ये बॉडी की सारी रिएक्शंस का रेट स्लो डाउन होने लग जाता है। इससे कम हो जाए टेम्परेचर, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर 98 से कम आ रहा हो, 97 आ जाए, तो हम कहते हैं बीपी लो हो रहा है, वीकनेस आ रही है, इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर फॉल कर रहा है, या रिएक्शंस का रेट कम हो जाएगा। तो वो कहते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक बेरेबल होता है उनका टेम्परेचर कंडीशन, उसके बाद उसका रेट कम हो जाएगा। कार्बन की ऑक्सीडेशन का ग्राफ ऐसा बनता है, तो रेट वर्सेस टेम्परेचर, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, यानी हम जब कार्बन को जलाते हैं तो रेट का ग्राफ कुछ ऐसा था, पहले वो बढ़ता है, फिर मैक्सिमम, फिर कम हो जाता है, फिर मिनिमम, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो समय कार्बन एक डिफरेंट सा बिहेवियर शो कर रहा था, और एक रिएक्शन जिसमें रेट टेम्परेचर के साथ कम हो जाता है, सिर्फ एक, ओनली वन रिएक्शन, वो है NO plus O2 gives NO2। तो ओनली रिएक्शन in which rate decreases with temperature, तो ऐसा भी हो सकता है। ये ग्राफ्स करने का मतलब है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, केमिस्ट्री इज द साइंस जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम 100% जान जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। हम पूरी केमिस्ट्री को, पूरी नेचर को 100% कभी भी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी दिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। केमिस्ट्री तो विल बी बेटा फिर भी फिजिकल साइंस है, जो मतलब आपके चारों तरफ फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स कभी भी हमारी समझ में नहीं आ पाएगा, चाहे हम टाइम मशीन भी बना दें, इवन देन वी कांट अंडरस्टैंड द यूनिवर्स अप टू द फुलेस्ट। पूरी तरह से नेचर को समझ पाना इंसान के दिमाग की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद द रिएक्शन यानी केमिकल काइनेटिक्स। बेटा इसमें एक मैंने लिखवाया था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, जिन रिएक्शंस में लाइट जरूरी है, हमारे सिलेबस में कोई रिएक्शंस है नहीं ऐसी, लेकिन जिन रिएक्शंस में फोटोकेमिकल यानी फोटोकेमिकल जो लाइट की हेल्प से होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, तो जिनको लाइट की जरूरत है उन रिएक्शंस में क्या होता है, मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो किसी रिएक्शन को होने के लिए रेड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपने रेड फ्रीक्वेंसी दे दी, आप जितनी ज्यादा अमाउंट में रेड फ्रीक्वेंसी दोगे यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस आप लास्ट में लिख सकते हो, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हम आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of light। तो more is the intensity, more will be the rate of reaction, ठीक है। तो अब आपके पास काइनेटिक्स की असाइनमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, सारे जरा सॉल्व करो। और विद दिस वी आर फिनिश्ड विद द चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। जो 4 चैप्टर्स थे वो चारों खत्म हो गए। अब आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो सारे थ्योरेटिकल हैं, यानी उसमें सिर्फ थियरी ही थियरी है, समझने वाली बातें होंगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। हार्डली कोई अगर न्यूमेरिकल दिख जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अदरवाइज न्यूमेरिकल्स आर फिनिश्ड। तो अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, रोज के 10-10 न्यूमेरिकल भी करो तो बेटा कितने न्यूमेरिकल्स कर जाओ, राइट। चलो ओके जी, एनी डाउट प्लस 2 क्लास? समझ आ गया सबको अच्छे से? अच्छा इसे पढ़ लेना अच्छे से बेटा, ठीक है जी। करण समझ आ गया? ओके ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।